अभिनव रंगमंडल के 38वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह की तृतीय संध्या पर लिटिल थेस्पियन ग्रुप कोलकाता द्वारा नाटक कोई और रास्ता की प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा और इसमें उमा झुनझुनवाला के अभिनय की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। तो देखिए कुछ झलकियां कोई और रास्ता की। और द्रौपदी वो भी क्यों? मुझे हिंदू ही बनी रहती थी जीना, अपनी पहचान और अपनीयता के साथ खड़ी हिंदू। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती और उन्हें मेरी दुविधा का एक झूला था, जिसकी एक हिंडोल इधर होती और एक उधर। मेरा मैं था उस झूले पर सवार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और ऊपर कभी और नीचे, कभी डर और रोमांच था। झूले की हर हिंडोल के साथ इस पार या उस पार होकर जीना आसान है। मुश्किल है जीना दुविधा के झूले। हवा में बैठकर रहने के खतरे हैं कई एक साथ। जमीन की ठोस सच्चाइयां हमसे परे होती हैं और हम हवा और सच्चाई के बीच पुल बनाते बनाते हाँफ जाते हैं। मैं भी हाँफ रही थी उस दिन, कभी इस ओर कभी उस ओर। मेरा ये हाथ था उस दिन कुछ देर के लिए रुका जब मेरे छोटे भाई इंदर ने मेरे हाथ तला की डिग्री रख दी। यादें कहने में एक मामूली सा शब्द है, यादें, लेकिन यादों के साथ हमारा अपना वजूद होता है। यादों में मीठी सी खुशबू होती है तो कई नश्तर भी होते हैं यादों के पास, और ये नश्तर चीर देते हैं खुशबू को कई कई बार, और फिर मन को एक उदास आकाश घेर लेता है। ये यादें एक साथ नहीं आती, अलग अलग भी तो नहीं आती। ये यादें एक उलझाव सा अक्स रच देती है ये यादें, और हम लस्त पस्त किन्हीं खूहों में समा जाते हैं। कहते हैं यादें सरमाया होती हैं, इसे किसी के साथ क्यों बांटे, लेकिन यादें सरमाया होती है इंसान का, जिसे अपनों के साथ साझा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। यादें एक इतिहास बनाती है एक तहजीब, तामीर करती है एक समाज। सबके पास अपनी यादों का सरमाया है,
मेरे पास भी है। मैं कई बार समझन में रहती हूँ कि मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करूं या नहीं, इन्हें कोई सामाजिक मायने दूं या नहीं, घुट घुट कर जीऊं, घुट घुट कर मरूं, या अपनी ही कोई एक अलग लकीर खींचूं। जानती हूँ, यादों को अपने साथ बांट लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा होगा या नहीं जानती, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ अपनी यात्रा, अपना संघर्ष, अपनी यादें साझा करूं। तो बताइए, कहाँ से शुरू करूं? शुरू से या बीच से या अंत से? अंत? अंत भी कुछ होता है क्या भला? जिंदगी का सफर तब तक चालू रहता है जब तक कि आंखें बंद नहीं हो जाती। तो चलिए, मैं वहां से शुरू करती हूँ, जब मैंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था। अब तो मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो चली, ऐसे ही थी। अब मतलब बदसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि लड़कों की लाइन लग जाती मेरे पीछे। ये लड़के भी ना, अच्छा बताइए तो, कि ये जिस्मानी खूबसूरती ही सब कुछ होती है क्या? ज्यादातर लड़कों को तो यही लगता है, और लड़कों को क्यों, लड़कियों को भी तो। वैसे मैं मानती हूँ कि जवानी की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है, इसका अपना एक अलग ही लावण्य होता है। तो ये लावण्य मेरे पास था, ताली भी ठीक ठाक थी मेरे पास, मैं खुद को महसूस कर पा रही थी, अपने मैं से मेरा सामना हो रहा था। मेरे मैं का विस्तार हो रहा था, फैक्ट्री का विस्तार हो रहा था, और फिर अगले ही दिन से मुझे आने वाले सभी लोगों को न सिर्फ रिसीव करना था, बल्कि उनके हर बात का जवाब भी देना था, गाइड करनी थी। अचानक एक खूबसूरत सा नौजवान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। साफ रंग, सफेद शर्ट, काली पैंट, बाल उसने देवानंद के स्टाइल में बना रखे थे। सच कहती हूँ, मेरे हाथ से कलम छूते छूते बचे। मैं खुद को नियंत्रित करने के लिए वॉशरूम में भागी। चेहरे पर पानी की छींटे डाली, खुद को नियंत्रित किया और अपनी सहेली पीड़ा को फोन किया। कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही। कितनी हास्यास्पद बात। अभी थोड़ी देर पहले जिस्मानी खूबसूरती का मजाक उड़ा रही थी, है ना? और तो सही पहला उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। खैर, मैंने अपने मन को संभाला। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे रिसेप्शन काउंटर पर बैठा दिया गया और मुझे KBX बोर्ड पर अब लोगों के फोन रिसीव करना और एक्सटेंशन नंबर के अनुसार कॉल को ट्रांसफर करना, बस यही काम फिर से हरा करना था। मगर कैसे? बस टेक यही टूट जाती, टेक यही टूट जाती। मैं हरदम उदास रहने लगी। किसी का फोन किसी को मिला देती, किसी का कॉल कहीं और ट्रांसफर कर देती। अलग अलग फोनों से शिकायतें आने लगी। मैनेजर के कान तक शिकायत पहुंच गई। मेरे खिलाफ ऑफिस मेमो इशू हो गया। एक्सप्लेनेशंस, अपनी सफाई में क्या कहते,
बस एक ही शब्द बार बार जबान पर आता, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। शादी वाली रात गौतम का सबसे छोटा भाई हमारे बीच सोया। गौतम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे कुछ कह पाता। लोग हंस रहे थे, गौतम खिसिया रहा था। वही हो रहा था मेरे साथ भी और गौतम के साथ भी। ये फ्रस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से बाहर आने लगा था। अब प्यार की जगह तनाव घर चलने लगा और शादी का मतलब सुबह सुबह लाइट लगाकर फारिग होना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना और फिर दौड़ते भागते दफ्तर जाना। बेशक बेशक गौतम कभी कभी काम में मेरी मदद करती थी, लेकिन घर में और भी तो लोग थे। मेरी सासू माँ को लगता था कि मुफ्त की एक नौकरानी घर में आ गई है जो घर के भी सारे काम करती है और कमा कर भी लाती है। अचानक परिवार में सबकी जरूरतें बढ़। यहाँ मैं आप सबके सामने खड़ी और अभिनव रंगमंडल और शरद भाई, आप सबका दो शब्द में शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।